टॉपिक आज का है वो है कि डिजाइनिंग ऑफ इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग से अपन बात करते हैं इसमें। तो उसके अंदर जो आउटपुट इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, देखो लास्ट क्लास, इससे पहले क्लासेस के अंदर डीसी मशीन के आउटपुट इक्वेशन के बारे में अपने बात की थी। तो उसमें जो आउटपुट इक्वेशन Q इक्वल टू सी नोट डी स्क्वायर एल इंटू एन इन एन स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट था कि आपकी जो स्पीड है आरपीएस के अंदर वो डिपेंडेंट उसके ऊपर था। तो वो भी एक कंप्लीट डेरिवेशन था, उसके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे गए भी हैं और पूछे भी जाएंगे। तो उसी तरीके से जो इंडक्शन मशीन है या जो इंडक्शन मोटर है उसकी भी जो आउटपुट इक्वेशन है उस पर भी आपके न्यूमेरिकल बनेंगे और उसके ऊपर जो डेरिवेशन है वो भी आपका बनेगा। तो आज अपन उसी के बारे में बात करेंगे कि इंडक्शन मशीन है उसका जो आउटपुट इक्वेशन है वो क्या होगा, उसका जो सी नोट होगा, जो आउटपुट कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा। क्योंकि मेनी टाइम्स क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए आउटपुट इक्वेशन और आउटपुट कोफिशिएंट के ऊपर। तो अगर एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाता है तो आपको ये पहले ध्यान रखना है कि वो आपको इंडक्शन मोटर की आउटपुट इक्वेशन या आउटपुट कोफिशिएंट की बात कर रहा है या आपके डीसी मशीन के आउटपुट इक्वेशन या आउटपुट कोफिशिएंट की बात कर रहा है। तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही ढंग से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि दोनों के अंदर जो कॉमन है वो है आउटपुट इक्वेशन है। तो डीसी मशीन के अंदर आउटपुट इक्वेशन अलग तरीके से डेराइव होगी, इंडक्शन मोटर के अंदर अलग तरीके से डेराइव होगी। तो अपन उसी की आज बात करेंगे इस क्लास के अंदर। तो देखो आउटपुट इक्वेशन क्या होता है, पहले तो अपन उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं या उसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो आउटपुट इक्वेशन क्या करता है कि ये रिलेशन प्रोवाइड करता है किसका, कि आपका जो आउटपुट है उसका किसके साथ में, कि जो मेन डायमेंशन है किसी भी मशीन की। तो मेन डायमेंशन तो बार बार अपन बात करें कि मेन डायमेंशन क्या है, या तो उसका डायमीटर या उसकी लेंथ, ये दो मेन डायमीटर अपने डायमेंशन यही हैं। तो आउटपुट जो है आपका, यानी आउटपुट अगर मैं क्यू मान के चलता हूँ किसी भी मशीन का या इंडक्शन मशीन का, तो वो क्यू है आपके डी या एल पर कैसे डिपेंड करता है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि आउटपुट इक्वेशन है का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा वो रिलेशन क्या देता है, किस किस के, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब डी और एल हो गई, जिनका ये क्या है फिजिकली मेजरमेंट इनका पॉसिबल है। और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो टाइप के इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होते हैं आपके, एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक डेंसिटी होती है, एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी होती है। तो जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है बी एवरेज और ए सी, इस पे आपका कैसे डिपेंड करता है। बी ए सी बी एवरेज क्या आपका स्पेसिफिक मैग्नेटिक डेंसिटी है और ए सी क्या आपका स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी है। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूँ कि आउटपुट इक्वेशन क्या है, आउटपुट इक्वेशन किसी भी इंडक्शन मशीन की वो चीज़ है कि जो रिलेशन बताती है आपके आउटपुट में और उसकी जो मेन डायमेंशन है मतलब डी और एल एंड इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, यानी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर बी एवरेज और एस सी के बीच में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो क्यू है आउटपुट आपका डी पे कैसे डिपेंड करता है, एल पे कैसे डिपेंड करता है, या बी एवरेज पे कैसे डिपेंड करता है, या एस सी पे कैसे डिपेंड करता है। इनके बीच का जो रिलेशन है मतलब क्यू का और इन बाकी चारों के बीच का जो रिलेशन है वही आपकी क्या होती है, आउटपुट इक्वेशन होती है। तो अपन इसका डेरिवेशन करेंगे कैसे कैसे इसको डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले अपने कुछ चीज़ें एज्यूम करनी है जो अपन एज यूजुअल हमेशा ही एज्यूम करते आ रहे हैं। नॉर्मल नोमेनक्लेचर है जो हर बार अपने काम में आते हैं, तो जिसमें से सबसे पहले मैंने ये माना है कि जो EPH है वो है EMF इंड्यूस्ड पर फेज। अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर की अगर बात करें तो एक सिंगल फेज के अंदर आपका कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है या इंड्यूज हो रहा है, दैट इज योर EPH। IPH क्या मेरा, IPH है करंट पर फेज, यानी एक फेज के अंदर मेरी करंट कितनी जा रही है। टी फेज क्या है, टी फेज है मेरा नंबर ऑफ टन्स पर फेज, यानी एक फेज के अंदर मेरे नंबर ऑफ टन्स कितने हैं। फाई है मेरा फ्लक्स पर पोल, कि फ्लक्स पर पोल इन एयर गैप के अंदर मेरा फ्लक्स कितना प्रेजेंट है। इसके अलावा पी है मेरे नंबर ऑफ पोल है, नंबर ऑफ पोल्स मेरे मशीन के अंदर कितने हैं। KW है मेरा वाइंडिंग फैक्टर। देखो KW से कंफ्यूज मत होना, एक KW आपका जो मैं ट्रांसफॉर्मर की डिजाइनिंग बता रहा था उस टाइम भी एक वर्ड आया था KW, वहाँ पे जो KW था वो था आपका विंडो फैक्टर। वहाँ पे जो KW था वो आपका था विंडो फैक्टर की वैल्यू कितनी है, ये बात आपकी ट्रांसफॉर्मर की। लेकिन यहाँ पे भी अपन नोमेनक्लेचर KW ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप काम में आ रहा है KW वो आ रहा है आपका वाइंडिंग फैक्टर के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में बी एवरेज आपका एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप, या एवरेज फ्लक्स डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक मैग्नेटिक डेंसिटी की ये बात कर रहा है, ठीक है। एसी क्या है, एम्पियर कंडक्टर पर मीटर। एम्पियर कंडक्टर पर मीटर बेसिकली क्या है आपका स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी। तो ये क्या आपका स्पेसिफिक मैग्नेटिक डेंसिटी और ये स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी।
उसके बाद में फिर है आपका डायामीटर डी, ये डी अपन डायमीटर मान के चल रहे हैं, जिसकी वैल्यू किस में होगी, मीटर के अंदर। फिर है एल जो कि लेंथ है, स्टेटर कोर लेंथ है, उसकी भी वैल्यू किस में होगी आपकी, मतलब उसका डायमेंशन क्या होगा, एम, मीटर के अंदर। फिर एन एस आपकी सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएस, जो कैपिटल एन लेते हैं वो लेते हैं अपन आरपीएम के लिए, रिवोल्यूशन पर मिनट के लिए, और जो आरपीएस है, एन एस है, दैट इज टेकन फॉर आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ओके, एंड कोस फाई आपका फुल लोड पावर फैक्टर, कोस फाई क्या है, फुल लोड को पावर फैक्टर, और एक बच गया आपका ईटा, ईटा इज फुल लोड एफिशिएंसी। तो ये नोमेनक्लेचर अपन नॉर्मली जानते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी है, लेकिन एक बार अपन कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले अपने को पहले ये डिनोट करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ अपन क्या रिप्रेजेंट आपकी क्या शो करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये नॉर्मल नोमेनक्लेचर जो अपन डे टू डे लाइफ में अपन इलेक्ट्रिकल में यूज ही करते हैं। उसके बाद में एक टाउ भी है, जो भी मैंने पहले लिखवाया था आपको, टाउ, टाउ क्या होता है, पोल पिच, पोल पिच क्या होता है, पाई डी अपॉन पी, यानी पेरीफेरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल, तो ये आ जाएगा पोल पिच। पोल पिच का डेफिनेशन मैंने बता ही दिया है कि दो पोल्स के बीच की जो इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड योर टोल पिच। ठीक है, अब देखो कि अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन की, कैसे वो डेरिवेशन आपका बनेगा। ठीक है, तो देखो अपन ये मान के चल रहे हैं कि द केवीए रेटिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज गिवन बाई, यानी जो केवीए रेटिंग है इंडक्शन मोटर की, जैसे अपन बोलते हैं कि ये इतनी केवीए की, इतनी केवीए, 2 केवीए, 5 केवीए, 10 केवीए, तो केवीए रेटिंग इज गिवन बाई कंसिडरिंग, मैं मान के चलता हूँ कि एम फेज की आपकी मशीन है। एम फेज में आपका कितना भी हो सकता है, आपका एक फेज की भी हो सकती है, 3 फेज की भी हो सकती है, और अगर मल्टी फेज सिस्टम है तो आपका मोर देन 3 भी आपकी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली अपन 1 फेज और 3 फेज यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि एम फेज की आपके मशीन है, एम फेज कितना भी हो सकता है, तो उसका जो एफिशिएंसी होगी वो तो आपको पता ही है, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, आउट परसेंटेज के अंदर नहीं ले रहे हैं अपन, नॉर्मली ले रहे हैं, तो आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसको अगर अपन फर्दर सॉल्व करें तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो आउटपुट है एफिशिएंसी और इनपुट पे कैसे डिपेंड करेगा, तो एफिशिएंसी इनटू इनपुट की वैल्यू किसके बराबर होगी, आपके आउटपुट, और ये अपनी किलोवाट के अंदर होगी, किलोवाट के अंदर एफिशिएंसी होगी। अब अगर मान लो, अब अपने को इसी ही फॉर्मूले को यूज करते हुए, यानी आउटपुट इक्वल टू, क्योंकि एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो आउटपुट इक्वल टू क्या हो गया आपका, आउटपुट इक्वल टू इनपुट इनटू एफिशिएंसी हो गया। और अगर ये किलोवाट के अंदर है तो किलोवाट के अंदर इसको अपन 10⁻³ से यहाँ पे मल्टीप्लाई, वो आगे देखेंगे अपन, है ना। तो अब अपने को इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए कंप्लीट डेरिवेशन अपने को करना है, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 दे दिया। तो अब मैं मानता हूँ कि नाउ इनपुट टू मोटर, आपने अभी इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के अंदर जहाँ इंडक्शन मोटर आपने पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर आपने पढ़ा है कि जो इंडक्शन मशीन है या इंडक्शन मोटर है, उसका जो आउटपुट होता है, नहीं इनपुट सॉरी, अगर 3 फेज सिस्टम है आपका, 3 फेज इनपुट आपने दे रहे हो, तो जो उसका इनपुट होगा दैट विल बी √3 VL IL cos फाई, जहाँ पे VL क्या है आपका लाइन वोल्टेज, IL क्या है लाइन करंट, cos फाई क्या है पावर फैक्टर बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। लेकिन अगर आपको फेज के अंदर लिखना है तो आप ये लिखोगे कि जो इनपुट होगा वो होगा 3V फेज I फेज cos फाई, जहाँ पे V फेज क्या है पर फेज वोल्टेज, I फेज क्या है पर फेज करंट, और cos फाई क्या है फेज वोल्टेज और फेज करंट के अंदर के बीच का जो पावर फैक्टर है वो। तो अगर एम, आप ये मान के चल रहे हो कि एम फेज की अगर मशीन है, तो जो मेरा आउटपुट होगा, या सॉरी आउटपुट तो इनपुट इनटू एफिशिएंसी हो गया, इनपुट जो होगा दैट विल बी, इनपुट विल बी इक्वल टू एम वी फेज आई फेज कोस फाइव इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मान लो कि सपोज करो मेरे को ये दे रखा है कि 50 वाट अगर आपको आउटपुट है, अगर मेरे को बोला है कि इसको आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो मैं क्या बोलता हूँ कि 50 इंटू 10⁻³ मेरी कितनी हो जाएगी, 50 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा मेरा किलो वाट। तो मैंने इस इनपुट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10⁻³ से -10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। अब ये तो बात हुई जनरलाइज, मतलब जब आपके एम फेज है, जब एम फेज का सिस्टम है तो एम बी फेज इंटू आई, लेकिन अब 3 फेज सिस्टम है तो क्या हो जाएगा, इनपुट इक्वल टू 3V फेज आई फेज cos 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ किलोवाट। किलोवाट क्यों आया, क्योंकि 10⁻³ आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। अब ये चीज़ तो हुई है कि इनपुट आपको पता चल गया। अब आपको पता है कि जिससे कि ट्रांसफार्मर में जब आप इनपुट सप्लाई लगाते हो, तो इनपुट सप्लाई लगाने से जो प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वाइंडिंग है, उसके अंदर आपका ईएमएफ इंड्यूज होता है, इसी तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूज होता है।
सेम उसी तरीके से आपका जो इंडक्शन मशीन है या इंडक्शन मोटर है उसके अंदर भी जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो उसकी जो वाइंडिंग है उनके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस उसके अंदर होता है। और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी जो वैल्यू है वो मेरी होती है ई फेज इक्वल टू 4.4 एफ आई टी फेज इंटू के डब्ल्यू। देखो आपने एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर इक्वेशन पढ़ी होगी, ई इक्वल टू 4 लास्ट टाइम मैंने पढ़ाई है 4.4 या इसको √2 पाई भी बोल देते हैं यहाँ पर, √2 पाई एफ 5m इंटू एन, ये है, ठीक है। तो ये 4.44 तो सेम, देखो ट्रांसफॉर्मर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ये बाइंडिंग फैक्टर है, ये एक्स्ट्रा एड आपका आ जाएगा। तो 4.4 एफ 5m इंटू एन, तो 5 ये तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे अपने नंबर ऑफ टर्न्स को अपन एन रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने टी फेज कर दिया है। जस्ट 1 सेकेंड, समवन इज वेटिंग इन लॉबी। ओके, तो टी फेज क्या हो गया मेरा, टी फेज हो गया नंबर ऑफ टर्न्स हो गए मेरे, यहाँ पे मैंने एन मान के चल रहा हूँ। और के डब्ल्यू, हाँ 5 हो गया मेरा फ्लक्स हो गया, फ्रीक्वेंसी मेरी है ही है 4.44, जिसको √2 पाई है, √2 इंटू पाई की जो वैल्यू होती है वो 4.44 ही होती है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, दैट इज वाइंडिंग फैक्टर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में जो इक्वेशन होती है वो आपकी इतनी ही होती है। इक्वेशन कहाँ कितनी होगी, जस्ट 1 सेकेंड, इक्वेशन में बताता हूँ आपको। ये वाली इक्वेशन है, इतनी ही इक्वेशन होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, लेकिन इंडक्शन मशीन के अंदर जो इक्वेशन होगी आपकी ईएमएफ जनरेशन की वो होती है, वाइंडिंग फैक्टर भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो जो आपका इंडक्शन मशीन के अंदर ईएमएफ जनरेट हुआ वो कितना हुआ आपका, दिस वन, ये होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इंडक्शन मशीन, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इंडक्शन मशीन। और नॉर्मली वी फेज जो आपने सप्लाई वोल्टेज दी है और ई फेज है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। अब आपको पता है कि अभी आपने पढ़ भी रहे हो कि सिंक्रोनस स्पीड होती है वो होती है एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, ये जनरल अपनी फॉर्मूला है ये। जहाँ से मैं अगर फ्रीक्वेंसी निकालूँ तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, एफ इक्वल टू आ जाएगी पी एन एस अपॉन 120, पी एन एस अपॉन 120। और मेरे को पता है कि एन रिवोल्यूशन पर, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, मैं आई थिंक 2-3 बार पहले बता चुका हूँ कि 1 मिनट के अंदर मेरे 60 रिवोल्यूशन होते हैं, 60 रिवोल्यूशन होते हैं, ठीक है। ये 60 नहीं, सॉरी, 1 मिनट के अंदर मेरे एन रिवोल्यूशन होते हैं, तो 60 सेकंड में कितने होंगे मेरे, 60 सेकंड में भी एन ही होंगे, तो 1 सेकंड में कितने होंगे मेरे, n/60, n/60। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, एन एस, इसी को क्या बोल देते हैं पर रिवोल्यूशन पर सेकंड। आरपीएम क्या है, एन है, कैपिटल एन है, आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, और एन एस क्या है, रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो ये जो है एन एस डिवाइड बाई 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 को लिख सकता हूँ मैं, 120 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 60 इंटू टू, 60 इंटू टू। तो जो एन एस अपॉन 60 है, एन एस अपॉन 60 क्या हो जाएगा मेरा, स्मॉल एन एस, और 2 आ ही जाएगा, और ये पी आपका प्रेजेंट ही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी स्पीड आरपीएम में दे रखी है तो आपका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी एफ इक्वल टू पी एन एस अपॉन 120। और अगर यही स्पीड अगर एन एस में दे रखी है, मतलब रिवोल्यूशन पर सेकेंड में दे रखी है, तो हो जाएगी पी एन एस डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ से अपन क्या करेंगे कि जो f की जो वैल्यू है, ये जो f की जो वैल्यू है, ये जो मतलब f जो निकला था अपना ये वाला पी एन एस अपॉन 2, ये वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ई फेज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई फेज इक्वल टू हो जाएगा 4.44, f की वैल्यू क्या पुट कर दी, पी एन एस अपॉन 2 इंटू इंटू 5 इंटू टी फेज इंटू के डब्ल्यू, कोई भी फर्क नहीं है, आपने f की जो वैल्यू है, f की जो वैल्यू है वो अपन ने ये पुट कर दी है यहाँ पे, f की वैल्यू बस, बाकी एज इट इज ई फेज इक्वल टू ये की यही वैल्यू आपकी आगे आ गई है, ठीक है। ये आ गई आपकी पी एन एस डिवाइड बाई 2 इंटू दिस। अब ये यहाँ से क्या होगा, अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 है इसका डिवीजन हो जाए तो ये आ जाएगा 2.22 पी एन एस 5 टी फेज इंटू के डब्ल्यू। अब देखो आपको एक चीज़ पता है कि अगर नंबर ऑफ टर्न अगर एक है, नंबर ऑफ टर्न अगर एक है तो उसके अंदर कंडक्टर कितने होते हैं, 2। जो कैसे होते हैं, अपने डीसी मशीन का जो आपको डिजाइनिंग है पार्ट, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि एक जो टर्न है उसके अंदर एक कंडक्टर ये होगा, एक कंडक्टर ये होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका सिंगल फेज सिस्टम है। अगर आपका मल्टी फेज सिस्टम है तो जो एक टन है, क्योंकि एक टन है आपका एक फेज के अंदर,
उसी तरीके से दूसरे फेज के अंदर भी 1 टर्न होगा, तीसरे फेज के अंदर भी 1 टर्न होगा। मतलब कंप्लीट फेज के अंदर, मतलब पूरे के अंदर आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका जेड इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ फेजेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे आपके 3 टर्न्स। और एक टर्न के अंदर कितने होते हैं, 2 कंडक्टर होते हैं, तो टोटल कितने कंडक्टर हो गए 3 इंटू 2 दैट इज 6 कंडक्टर। यानी कहने का मतलब ये है कि एक टन के अंदर क्या होता है अपना कि एक टन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, एक टन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर होते हैं 2। ये बात कर रहे हैं अपन एक फेज की। लेकिन अगर मैं टोटल 3 फेज की बात करूं तो एक टन एक फेज में होगा, तो दूसरे टन में भी एक, दूसरे फेज में भी एक टन होगा, तीसरे फेज में भी एक टन होगा। अगर अपन एक ही टन की बात करें तो भाई हर एक फेज में एक ही टन है, तो टोटल कंडक्टर कितने हो गए 6। और मान लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर मान लो कि टीपीएच है, मतलब एक फेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ, जैसे आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी कि मान लो कि सपोज करो आर फेज है, एक वाई फेज है और एक बी फेज है। आर फेज है उसके अंदर मान लो एक ही टर्न है फॉर एग्जाम्पल, वाई टर्न है उसके अंदर भी एक ही टर्न है, और बी फेज है उसके अंदर भी एक ही टर्न है। तो आर फेज के अंदर टोटल कंडक्टर कितने हुए 2, इसके अंदर भी कितने हुए 2, इसके अंदर भी कितने हुए 2, तो टोटल कंडक्टर कितने हो गए 6 कंडक्टर हो गए टोटल। लेकिन अगर मान लो मैं ये मान के चलूं कि आर फेज है के अंदर है मेरे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है मेरे टी फेज, ये मान के चलता हूं मैं। वाई फेज है उसके अंदर भी कितने मेरे टी फेज हैं, और बी फेज है उसके अंदर भी मेरे कितने हैं टी फेज है। इसके अंदर नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे 2 इंटू टी पी एच, 2 इंटू टी पी एच, क्योंकि एक टर्न में कितने होंगे 2 कंडक्टर होंगे। इस तरह इसमें भी कितने होंगे 2 टी पी एच, और इसके अंदर भी कितने होंगे 2 टी पी एच, इसमें भी कितने होंगे 2 टू पी एच। तो टोटल कंडक्टर कितने हो गए आपके, टोटल 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने हो गए 6 टी पी एच। यही मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टोटल मशीन के अंदर जो कंडक्टर होंगे दैट विल बी जेड इक्वल टू 6 टी पी एच। अगर एक फेज के अंदर टन टी फेज है तो वाई फेज के अंदर भी टी फेज होंगे, बी के अंदर टी फेज होंगे। एक टन है उसके अंदर नंबर ऑफ कंडक्टर 2 होते हैं, तो टी फेज के अंदर नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे 2 टी फेज, वाई फेज में 2 टी फेज और बी में भी 2 टी फेज, तो टोटल कितने होंगे 6 टी फेज। तो इसका मतलब रिलेशन आ गया अपना कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर और एक इंडिविजुअल फेज के जो टर्न्स है उसके बीच में रिलेशन आ गया कि जेड इक्वल टू होता है 6 टी पी एच। तो टी पी एच क्या होगा जेड बाई 6। ठीक है, इसी टी फेज की जो वैल्यू है उसको अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब अपने वैल्यू पुट की तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, इक्वेशन ये बन गई 2.22, ये तो साइमेजिटी जा रहा है, ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है। यहाँ की जगह वैल्यू पे पुट कर दिया अपन ने जेड बाई 6, ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी, और ये के डब्ल्यू। अब आपको पता है ये इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी कि आउटपुट इक्वल टू क्या होता है आपका, आउटपुट होता है इनपुट इंटू एफिशिएंसी। आउटपुट इक्वल टू क्या होता है इनपुट इंटू एफिशिएंसी। तो इनपुट आपको पता ही है कि 3 फेज सिस्टम है उसके अंदर जो इनपुट होता है दैट इज 3 वी फेज आई फेज कॉस फाई इंटू 10⁻³ किलो वाट। ये तो आ गई आपकी इनपुट, और एफिशिएंसी जीटा ये आ गई, ईटा आ गई, सॉरी जीटा नहीं ईटा, ईटा आपकी ये आ गई। अब यहाँ पे अब मैंने एक चीज़ अभी बताई थी कि जो वी फेज है उसकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है ई फेज के। वी फेज की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई, मतलब जो वी फेज की जो वैल्यू है और ई फेज की जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो जो ई फेज की जो वैल्यू निकाली है अभी आपने कौन सी इक्वेशन निकाली है, ये वाली जो वैल्यू निकाली है ये वाली, इसको आप क्या पुट कर दो वी फेज की जगह पुट कर दो। कौन सी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है ई फेज की जो इक्वेशन आई थी आपकी, इसको आपको वी फेज की जगह पुट कर दो। तो आप इसको जब पुट करोगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि अपन इसी की बात कर रहे हैं आउटपुट इक्वल टू इनपुट इंटू एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। इसमें इनपुट की वैल्यू लिख दी 3 वी फेज आई फेज कॉस फाई इंटू 10⁻³ यहाँ पे वी फेज की वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन 3 इंटू वी फेज हो गया 2 पॉइंट, वी फेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई फेज है तो ई फेज की वैल्यू पुट कर दी 2.22 इंटू ये आ गया आपका दिस वन, ये फाई आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका जेड बाई 6 और ये आपका के डब्ल्यू आ गया, ये तो हो गया वी फेज। ठीक है, आई फेज पुट कर दिया अपने, आई फेज ये आ गया, फिर अपने कॉस फाइव पुट कर दिया, फिर 10⁻³ आ गया और फिर आपका जीटा आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिंपली क्या किया है कि जो वी फेज है उसकी जो वैल्यू है वो मैंने ये पुट की है बस, और कुछ भी नहीं किया। किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। तो जब इसको इक्वेशन को आप करोगे तो यू विल गेट दिस। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं इसको। अब आपको पता है कि 3 इंटू
3 इंटू 2.22 कितना हो जाएगा मेरा 6.66 और 6.66 में आप भाई 6 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.11 ये 1.11 है। फिर ये आपका अब मैंने क्या किया है इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया है मैंने p और जो फाई है उसको मैंने साथ ले लिया है तो ये p फाई मेरा यहाँ पे आ गया। फिर मैंने आई फेज और z को मैंने साथ ले लिया है आई फेज और z को मैंने साथ ले लिया है तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। ये जो एन एस बच गया था ये यहाँ पे आ गया ये के डब्ल्यू जो बच गया था वो मेरा यहाँ पे आ गया कोस फाई यहाँ पे आ गया 10⁻³ और जीटा ईटा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को मैंने रीअरेंज कर दिया वापस कुछ भी ज़्यादा मैंने कुछ नहीं है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है कि 6.66 को डिवाइड किया 6 से ये 1.11 आ गया और बाकी जो चीज़ें उनको मैंने रीअरेंज किया। तो रीअरेंज करने के बाद में मैंने क्या किया कि ये आपका फाइनली रीअरेंज होके कुछ इस तरीके से Q इक्वल टू दिस बन गया Q इक्वल टू 1.11 पी फाई इंटू आई फेज जेड इंटू एन एस के डब्ल्यू कॉस फाई इंटू 10⁻³ इंटू ईटा। अब अपने को पता है कि देर आर टू टाइप ऑफ लोडिंग अपने को प्रेजेंट है कि एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग होती है। स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग क्या होती है बी एवरेज इक्वल टू होता है पी फाई अपॉन पाई डी एल स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता ही है। तो बी एवरेज इक्वल टू पी फाई इंटू पाई डी एल तो पी फाई की वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आएगी बी एवरेज इंटू पाई डी एल बी एवरेज इंटू पाई डी एल। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ क्या होती है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग क्या होती है आपकी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एस सी इक्वल टू होता है आई जेड बाई जेड अपॉन पाई डी। यहाँ से आई जेड जेड निकाले तो आ जाएगा ए सी इंटू पाई डी। अब ये जो वैल्यूज निकली है आई जेड जेड और पी फाई की जो वैल्यू है इसको अपन इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। देखो आपको एक चीज़ दिख रही होगी मैंने रीअरेंज क्यों किया है अभी समझ में आ जाएगा। ये मैंने पी फाई अलग से निकाला है और इसी तरीके से मैंने आई जेड है आई जेड जेड का मतलब क्या है आई फेज जेड का मतलब ये आई जेड मैंने समझाया था आई जेड क्या होता है आर्मेचर करंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ये बात कर रहे हैं अपन डीसी मशीन के, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आई जेड हो जाएगा टोटल करंट डिवाइड बाई आपका फेज करंट कितनी आपकी है मतलब नंबर ऑफ फेजेज। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब है कि आई जेड है ना ये यहाँ पे जहाँ पे देखो डीसी मशीन थी उसके अंदर आई जेड अपन काम में लेते हैं यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो आई फेज की फेज करंट इंटू नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर डिवाइड बाई पाई डी। ये सेम वो की वही चीज़ है जो कि आप डीसी मशीन में आई जेड जेड अपॉन पाई डी पढ़ते हो। तो ये आई जेड की जगह क्या हो जाएगा आई फेज हो जाएगा यहाँ पे बस और कुछ ही फर्क नहीं है। तो देखो पी फाई है उसकी वैल्यू अपने निकाली बी एवरेज इंटू पाई डी एल और एस सी की आई जेड जेड की वैल्यू निकाली या आई फेज जेड की वैल्यू निकाली एस सी इंटू पाई डी। इन दोनों इक्वेशन को अपन ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन इसके अंदर पुट कर देंगे। एक तो पी फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और आई फेज जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट। तो बेसिकली अपने जैसे इन चीज़ों को वैल्यू को पुट किया तो ये आ जाएगा अपना नाउ सब्सटीट्यूट बी एवरेज इन एस सी। तो अपन ने क्या किया पाई डी की पी फाई की वैल्यू बी एवरेज इंटू पाई डी एल पुट कर दी पी फाई की जगह और आई जेड आई फेज इंटू जेड है उसकी जगह अपन ने पुट कर दिया ए सी इंटू पाई डी। बाकी सारी की सारी चीज़ें वो की वही है एन एस इंटू के डब्ल्यू कोस फाई जी ईटा इंटू 10⁻³ और ये 1.1 कुछ भी जो चेंजेस नहीं किया है। अपन ने क्या किया है स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग्स की टर्म्स में पी फाई और आई फेज जेड की वैल्यू निकाली और वो अपन ने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। बाकी इक्वेशन आपकी सेम टू सेम है कोई भी चेंजेस आपके नहीं है। अपन ने चेंज क्या किया एक तो पी फाई को चेंज किया और एक आई फेज जेड को चेंज किया। तो जैसे आप इसको वैल्यू को पुट करोगे तो आप इसको इस तरीके से आपको मिल जाएगा। उसके बाद में क्या किया कि ये तो पाई यहाँ पे एक आ रहा था और एक पाई ये आ रहा था तो इसको मैंने सेपरेट किया तो 1.1 इंटू पाई स्क्वायर आ गया ये बी एवरेज आ गया मेरा। और उसके बाद में यहाँ पे एक डी आ रहा था और यहाँ पे एक डी आ रहा था दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो डी स्क्वायर और ये एल है ये मेरा यहाँ पे आ गया। फिर मेरा एस सी आ गया फिर मेरा ये रिमेनिंग पार्ट ये का ये यहाँ पे आ गया। ठीक है उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि ये जो कंप्लीट पोर्शन है देखो 1.11 को इंटू पाई स्क्वायर करोगे मतलब 1.11 को पाई स्क्वायर मतलब 3.14 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 11। ये देखो 1.11 कोई नहीं बोलेगा सर आपने मिस्टेकली 1.1 है 1.1 नहीं है 1.11 को पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 11 आ जाएगा। तो ये 11 आ गया ये बी एवरेज आ गया ये आपका एस सी आ गया के डब्ल्यू एन इंटू ये इन सबको मैंने सेपरेट कर दिया एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और रिमेनिंग पोर्शन है डी स्क्वायर एल इंटू एन एस के डब्ल्यू इसको मैंने अलग से कर दिया। तो ये जो कंप्लीट चीज़ है ये जो कंप्लीट चीज़ है इसको मैं क्या बोल देता हूँ सी नॉट दैट इज योर आउटपुट ऑफिशियल दैट इज योर आउटपुट ऑफिशियल और ये रिमेनिंग पार्ट है डी स्क्वायर एल इंटू एन एस। देखो इक्वेशन वहाँ पे भी सी नो डी स्क्वायर एल इंटू एन एस ही आई थी वहाँ पे भी डीसी मशीन है उसके अंदर भी क्यू
की जो वैल्यू थी वो सी नोट डी स्क्वायर एल इंटू एन एस के बराबर ही आई थी, लेकिन इसमें जो सी नोट की वैल्यू है, मतलब आउटपुट कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू अलग है, और वहाँ पे जो सी नोट की वैल्यू थी वो आपकी अलग थी। वो डीसी मशीन के अंदर आप देख रहे हैं कि वहाँ पे सी नोट की वैल्यू अलग थी और यहाँ पे सी नोट की वैल्यू अलग है। लेकिन जो आउटपुट कोफिशिएंट है, आउटपुट आपका जो आउटपुट है वो तो सी नोट इंटू डी स्क्वायर एल इंटू एन एस। आप ये बोलोगे कि सर फॉर्मूला तो सेम ही है। यस, फॉर्मूला सेम है, लेकिन वहाँ पे सी नोट की वैल्यू अलग है और यहाँ के सी नोट की वैल्यू अलग है। तो देखो, अभी मैंने एक बात बोली थी कि जो आउटपुट कोफिशिएंट है उसका जो डेफिनेशन, मतलब आउटपुट का जो डेफिनेशन थी वो मैंने बताया था कि आउटपुट की डेफिनेशन क्या है कि जो इनपुट जो भी मशीन है या इंडक्शन मोटर है उसका जो आउटपुट है उसका आपके जो पैरामीटर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर, मतलब डी और एल से क्या रिलेशन है और उसका जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो, रिलेशन आ ही रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखो क्यू है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डी और एल पे तो डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है कि अगर डी स्क्वायर करोगे तो उस पर चेंजेस ऐसे होंगे और एल पे चेंजेस आपके, मतलब क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होगा, यहाँ पे डिपेंडेंसी तो होगी, और इधर क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एल होगा। फिर आप बोले कि इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, यस, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिकल बी एवरेज और एसी पे भी ये डिपेंड कर रहा है, मतलब आपका स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग पे भी डिपेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्यू नोट है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी सी नोट डी स्क्वायर एल इंटू एन एस किलोवाट, वेयर सी नोट क्या है मेरा आउटपुट कोफिशिएंट, वेयर सी नोट इज आउटपुट कोफिशिएंट, और सी नोट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 11 बी एवरेज ए सी के डब्ल्यू ईटा कोस फाइव इंटू 10⁻³ ये आपकी वैल्यू है। और अगर आपको मान लो कि कहीं एफिशिएंसी अगर आपको एचपी में दे रखी है, मतलब आपका पावर, तो आपको 0.746 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक एचपी के अंदर कितना होता है 746 वाट, एक एचपी के अंदर 746 वाट आपका होता है। तो उस तरीके से आप उसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, वाट या किलोवाट में, अगर एचपी में दे रखा है। तो इसका जो आज का जो अपनी क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको एक तो आउटपुट कोफिशिएंट के बारे में बताया है, एक आउटपुट इक्वेशन है उसके बारे में बताया है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, 3 टाइप के, पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कि आपको वो बोल सकता है कि इस इंडक्शन में 3 फेज इंडक्शन मशीन है उसका जो आउटपुट इक्वेशन है उसको आप कंप्लीटली डेराइव कीजिए। तो ये कम से कम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इंडक्शन मोटर का आउटपुट कोफिशिएंट है, आउटपुट कोफिशिएंट के आउटपुट का जो इक्वेशन है उसको डेराइव कीजिए, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो ये आपका बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि मान लो कि वो आपको सी नोट की वैल्यू दे दे, डी की वैल्यू दे दे, एल की वैल्यू दे दे और आरपीएम दे दे, या फ्रीक्वेंसी दे दे, या नंबर ऑफ पोल दे दे। तो उसे एनएस निकाल सकते हो, एनएस से आप आरपीएम में स्पीड पता चल गई तो आपकी आरपीएस भी स्पीड पता चल सकती है। तो वहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी सी नोट डी स्क्वायर एल इंटू एन एस, इसको भी पूछ सकता है। या फिर मान लो कि वो बी एवरेज दे दे आपको और ए सी की वैल्यू दे दे और आपको सी नोट की वैल्यू पूछ ले, ये सी नोट की वैल्यू पूछ ले, के डब्ल्यू दे दे आपको, ये दे दे, कोस फाई की वैल्यू दे दे और सी नोट को। तो कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बन सकता है और आपका थ्योरी भी बन सकता है। तो थ्योरी में तो क्या बनेगा आपका कि आउटपुट, या फिर ये पूछ सकता है कि डेराइव कीजिए कि जो सी नोट है कि इंडक्शन मटेरियल में के अंदर जो सी नोट है उसकी वैल्यू आपकी ये आती है, ये भी डेराइव करवा सकता है कि जो सी नोट है उसकी वैल्यू आपकी ये, इसको डेराइव कीजिए। तो डेरिवेशन होगा तभी तो पता चलेगा कि भाई यहाँ सी नोट की वैल्यू ये निकल के आ रही है। जब आप ये रिलेशन फाइंड आउट करोगे, मतलब इस स्टार्टिंग से लेके जब रिलेशन ये फाइंड आउट करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि सी नोट ये है। तो वो मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कैसे भी ट्विस्ट करके पूछ सकता है, वो सी नोट भी पूछ सकता है, सी नोट की वैल्यू दे दे और उस पर डेरिवेशन पूछ ले, या कंप्लीट आउटपुट पे डेरिवेशन पूछ ले, या फिर बाद में वो न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है सी नोट या क्यू के ऊपर कि आउटपुट का आपका अलग अलग वैल्यू दे दी और क्यू आपको पूछ लिया। तो इस तरीके से आपका जो आउटपुट था और आउटपुट का जो कोफिशिएंट था उसके बारे में अपने आज डिटेल में बात की है। अब अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को आप पूछ सकते हो।